देखिए अपन इसके अंदर घर्षण कोण की बातें कर रहे थे, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था। घर्षण कोण मैंने कहा कि जो स्थितिक घर्षण बल लग रहा है और अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, स्थितिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल है, उस परिणामी बल के साथ अभिलंब का जो कोण बन रहा है, उस कोण को ही अपन ने कहा था घर्षण कोण। मैं फिर से क्या कह रहा हूं, स्थितिक घर्षण बल यानी सीमांत घर्षण की स्थिति में स्थितिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल है, उस परिणामी बल का अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बन रहा था, उस कोण को ही मैंने क्या कहा था, घर्षण कोण कहा था। और इस परिणामी बल को अपन ने संपर्क बल कहा था, यानी संपर्क बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के मध्य जो कोण है, वही कोण क्या था, घर्षण कोण था। देखिएगा अपन ने इस तरह से बनाया था, ये अपन कोई सरफेस ले रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पर लगने वाले बलों की अगर अपन बातें करें तो देखिएगा, सबसे पहले तो इसका भार W = mg, ऊर्ध्वाधर कहां लग रहा है, नीचे की ओर। फिर इसकी जो संपर्क सतह है उसके लंबवत ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल मैंने क्या ले लिया है, n है। बिल्कुल, अगर मैं यहां इस पर ये बल F आरोपित कर रहा हूं इसे खींचने के लिए, तो आपको ध्यान है यहां इसमें कौन लगेगा, स्थितिक घर्षण बल होगा ये Fs, और सीमांत स्थिति में इस Fs को कहा जाएगा Fs मैक्सिमम, यानी सीमांत घर्षण बल हो गया। अब इस बल का और इस बल का जो परिणामी बल था वो मैंने लिखा था Fc, यानी संपर्क बल के रूप में लिखा था मैंने, कॉन्टैक्ट फोर्स के रूप में। इसके और इसके मध्य ये जो एंगल था, इस एंगल लैम्डा को ही मैंने कहा था घर्षण कोण। अब देखिए, अब अपन इनकी बातें करें, इन पॉइंटों को अगर अपन डिस्कस करें, ये इनका केंद्र बिंदु। अब देखें, अब अपन इसके लिए एक तो मान ज्ञात करेंगे इस Fc का, यानी कि संपर्क बल क्या है, संपर्क बल का मान कितना है, एक तो ये अपन को निकालना है। तो आप गौर कीजिएगा, सदिश संयोजन के नियम से अगर अपन बातें करें तो आप गौर करें, ये बल और ये बल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए, सदिश संयोजन के त्रिभुज के नियम से अगर मैं Fc = देखूं तो ये बन जाएगा Fc = वैसे तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं, Fc वेक्टर = n वेक्टर प्लस Fc वेक्टर, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मैं सदिश रूप को इस तरह से लिख सकता हूं, = क्या कह दूंगा मैं इसे, n स्क्वायर प्लस f, यानी कि जो Fs मैक्सिमम है वो, प्लस Fs मैक्सिमम का स्क्वायर। अब देखिएगा Fc कॉन्टैक्ट फोर्स, अब मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं तो ये हो गया है n स्क्वायर प्लस Fs की वैल्यू आप जानते हैं μs n होती है, ये अपन पढ़ ही चुके हैं, μs n। अब यहां इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहां पे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां आप लिखना ना भूले कि Fs मैक्सिमम = μs n होता है। अब यहां फिर आगे की स्टेप्स देखिएगा, n स्क्वायर कॉमन आ गया है तो n बाहर, ये हो जाएगा √1 प्लस μs का स्क्वायर। यहां मेरे पास ये परिणामी बल का फॉर्मूला तो ये आ गया है। अब मुझे ज्ञात करना है इसी के साथ साथ इस एंगल लैम्डा को, जिसे कि अपन क्या कह रहे हैं, घर्षण कोण कह रहे हैं, जिस पर कि न्यूमेरिकल्स भी अपन देखेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं इसे को अगर मैं इस तरह से लेता हूं, देखो अगर मैं इसे आगे इस तरह से और बढ़ा करके देखता हूं, सदिश संयोजन के नियम से देखिए, ये परिणाम सदिश संयोजन के नियम से मैं क्या देखता हूं कि यहां मेरे पास ये परिणामी तो निकाल दिया मैंने, इधर तो क्या था, ये Fs मैक्सिमम
और यहां क्या था, एन था। इनका ये परिणामी क्या बन गया था, ये एफ सी, कॉन्टैक्ट फोर्स के रूप में आ गया था। ये एंगल लैम्डा था। अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर वैल्यू देखूं किसकी, टेन की, तो देखिएगा टेन लैम्डा इज इक्वल टू, टेन होता क्या है, लंब बटे आधार। तो देखो यहां पर लंब क्या है, ये वाली साइड। अगर ये वाली साइड लंब है तो ये इसके पैरेलल है, यानी कि एफ एस मैक्सिमम हो गया ये, अर्थात जिसे सीमांत घर्षण बल बोल रहे हैं। आधार देखें, ये तो हो गया है कर्ण, तो आधार ये बनी, तो ये साइड जो आधार है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एन को। फिर आगे देखें आप, चूंकि एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एन है, तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया है म्यू एस एन अपॉन में एन, एन से एन कैंसिल हो गया है, तो मेरे पास क्या लिखा गया है, टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट ये आ गया है कि सीमांत घर्षण गुणांक जो है यानी म्यू एस, वो घर्षण कोण की स्पर्श जाके क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया है। अतः सीमांत घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्श जाके बराबर होता है। स्पर्श जा से तात्पर्य है अपना टेन, घर्षण कोण की स्पर्श जाके क्या होता है, ये बराबर होता है। यहां अपन ने ये पॉइंट जो घर्षण कोण वाला पूरा कर लिया। अब अपन इसके बाद एक कोण और पढ़ेंगे, विश्राम कोण या विराम कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज, जो कि एक सिंपल सा टॉपिक है, उसको अपन और स्टडी करते हैं। देखिएगा वो क्या है। देखिए नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बाद विश्राम कोण, या इसे आप कह दीजिए विराम कोण। एंगल ऑफ रिपोज, इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन थीटा से। ध्यान रहे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण कोण को अपन ने दर्शाया है लैम्डा से, और इसको अपन शो कर रहे हैं किससे, थीटा से। अब देखिएगा विश्राम कोण होता क्या है, जरा अपन इसे डिफाइन करके देखें। देखो भाई, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है किसी कोण पर झुका हुआ, और वो कोण क्या है, थीटा है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। अब यहां पर इसके ऊपर कोई ब्लॉक ये रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक के लिए मैं दो तरह से इस विश्राम कोण को परिभाषित कर सकता हूं। पहला, नत तल का वह न्यूनतम कोण, वह न्यूनतम कोण जिस पर रखी वस्तु स्वयं के भार के कारण ठीक फिसलने की स्थिति में हो, यानी वह न्यूनतम कोण जिस पर ठीक फिसलने की क्या हो, स्थिति में हो। या यूं कह सकता हूं, इसका उल्टा कह दूं कि नत्तल का वह अधिकतम कोण जिस पर रखी वस्तु नहीं फिसलने की स्थिति में। अधिकतम होते क्या हो, नहीं फिसलने की स्थिति में, और न्यूनतम होते क्या हो, फिसलने की स्थिति में, यानी कि अपने क्रिटिकल कंडीशन में वो रखी हुई हो। तो वही कोण क्या कहलाएगा, विश्राम कोण या विराम कोण कहलाएगा। तो मैं दोनों ही डेफिनेशन लिख देता हूं जो आपके समझ में आए। देखो, नत्तल का वह न्यूनतम कोण, नत्तल का वह न्यूनतम कोण, नत्तल का वह न्यूनतम कोण जिस पर रखी वस्तु
जिस पर रखी वस्तु, नत तल का वह न्यूनतम कोण जिस पर रखी वस्तु स्वयं के भार के कारण, जिस पर रखी वस्तु स्वयं के भार के कारण ठीक फिसलने की स्थिति हो, स्वयं के भार के कारण ठीक फिसलने की स्थिति में हो। या तो ये परिभाषा दे सकते हैं विश्राम कोण की, अथवा आप इसको यूं भी परिभाषित कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कह दें आप। यूं मैं कह सकता हूं नत तल का वह अधिकतम कोण, नत तल का वह अधिकतम कोण नत तल का वह अधिकतम कोण जिस नत तल का वह अधिकतम कोण जिस पर रखी वस्तु नहीं फिसलने के, वह अधिकतम कोण जिस पर रखी वस्तु नहीं फिसलने, नत तल का वह अधिकतम कोण जिस पर रखी वस्तु नहीं फिसलने की स्थिति में हो, जिस पर रखी वस्तु नहीं फिसलने की स्थिति में हो। ये लो, जो परिभाषा आपको इजी लगे आप उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर जैसे ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है किसी कोण थीटा पर, ये बिल्कुल इसकी क्रिटिकल में है, अगर इस एंगल को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो वस्तु की फिसलने की स्थिति आएगी। तो अपन देखें कि यहां इसका एक तो जो इसका भार है वो mg कहां लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, घटकों को बढ़ाने का प्रयास करें। फिर एक अपन इस पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल की बात करें तो आपको पता है जो संपर्क सतह है इसके लंबवत होगा ये, यानी कि ये इस प्रकार से, ये लो, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या हो गया, n हो गया। अगर ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल वाली n स्थिति में आ गया है, अब आपको पता है ये जो भार mg है ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो एक कंपोनेंट्स इसका ये बन जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला घटक हमेशा क्या लेते हैं अपन, कोस लेते हैं। ये अपन सदिश वाले अध्याय में समझ चुके। फिर देखो इसके परपेंडिकुलर दूसरा जो कंपोनेंट्स होगा वो ये है, ये होगा mg sin थीटा। इस mg sin थीटा घटक की वजह से ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे आने का प्रयास करेगा mg sin थीटा की वजह से। लेकिन इस पर जो विराम स्थिति में जब ये है, और जब ये विराम स्थिति में है तो आपको पता है कि गति अगर नीचे की ओर करने का प्रयास करेगा तो घर्षण बल इसकी गति के क्या है, विरुद्ध, Fs, ये उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। यहां अपन इन बल को ले लिया। वैसे आप इसको सरफेस के साथ शो कर सकते हैं ऐसे, ये लो। अब देखो यहां अपन ने अगर बना लिया है तो अगर मैं इसमें अगर वैल्यू भी निकालना चाहूं तो वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी किसकी, इस एंगल थीटा के लिए। कैसे निकाल लेंगे अपन देखिएगा। आप अगर चित्र से देखें तो संतुलन में क्या क्या बैलेंस हो रहा है, कि मैं क्या देख रहा हूं कि जो mg sin थीटा है वो तो fs को बैलेंस कर रहा है, और जो mg cos थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, n को बैलेंस कर रहा है। तो मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं, इतनी लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। मैं लिख देता हूं चित्रानुसार, संतुलन की अवस्था में देखिएगा मैं क्या देखता हूं कि mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, fs है। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। और mg cos थीटा ये इक्वल है किसके, n के। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, मेरे पास 2 आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं। मैं आगे का इस जो पार्ट है वो इधर सोल्व कर रहा हूं। देखो समीकरण 1 में
समीकरण 2 का भाग देने पर, अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का अगर मैं भाग देता हूं तब देखिएगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन में mg cos थीटा, और यह है अपॉन में n। mg से mg कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। मैं इससे सीधा w भी ले सकता हूं भाई, mg का मतलब क्या है w भार, तो मैं इसे w cos थीटा w sin थीटा घटक के रूप में भी ले सकता था। तो यहां मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है sin अपॉन में cos, ये बन गया है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन में n, इक्वेशन नंबर 3। फिर इससे आगे का स्टेप मैं यहां देख रहा हूं, अब देखिएगा, चूंकि एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एस एन होता है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन होता है, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन अपॉन में n, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये रह गया है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। यानी वही रिजल्ट आ गया कि सीमांत घर्षण गुणांक जो है, ये कह सकते हैं जो घर्षण गुणांक अपने पास आया है उसका जो मान है वो विश्राम कोण की स्पर्श जाके क्या है तुल्य है। यानी सीमांत घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण गुणांक विश्राम कोण की स्पर्श जाके क्या होता है तुल्य होता है। तो इस पॉइंट को अपन यहां नोट करते हैं। देखो भाई, ये टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ आपका घर्षण वाला जो टॉपिक है अपने सिलेबस का वो अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, विश्राम कोण, घर्षण कोण, इनको लेकर के कि अगर वस्तु नत्तल पर ऊपर चढ़ रही हो, नत्तल पर नीचे आ रही हो, तो ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपनी बुक में वो दे नहीं रखे, इसलिए अपन उनकी चर्चाएं भी नहीं कर रहे हैं। अपन जो बुक में दे रखे हैं केवल उन्हीं की अपन बातें कर रहे हैं। तो यहाँ अपन ने जान लिया है, ये भी एक तरह से छुपा हुआ टॉपिक है बुक के अंदर, जिसको कि अपन ने पढ़ा है। तो पहले अपन उस कॉन्सेप्ट को जो अपने पास अभी आया है, तो अपन क्या कह सकते हैं, यो कह सकते हैं अतः सीमांत घर्षण गुणांक अतः सीमांत घर्षण गुणांक किसके इक्वल आ रहा है, विश्राम कोण की स्पर्श जाके। अतः सीमांत घर्षण गुणांक विश्राम कोण की स्पर्शजा यानी कि टेंजेंट स्पर्शजा के बराबर होता है। ये लो, अब एक चीज आपने देखी होगी कि जो म्यू एस है वो भी tan थीटा है और म्यू एस है वो tan लैम्डा भी है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि घर्षण कोण और विश्राम कोण के मान क्या है, बराबर है, ये अपन कह सकते हैं। तो देखो इसको अपन नोट में डाल लेते हैं। देखिएगा, चूंकि म्यू एस इज इक्वल टू क्या है tan थीटा एंड म्यू एस इज इक्वल टू क्या था tan लैम्डा, तो आप यूं कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, अर्थात विश्राम कोण इज इक्वल टू क्या बन गया है, घर्षण कोण। ये लो, ये अपने पास इजीली अपन ने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है वर्तुल गति या वृत्तीय गति। ध्यान रहे, वर्तुल गति या वृत्तीय गति ये अपन पढ़ चुके हैं अध्याय 4 के अंदर, जो चैप्टर नंबर 4 था वहां अपन इसे पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। उसका जो आधा पार्ट वहां दे रखा था वहां अपन ने उसका अध्ययन किया, फिर उसका शेष पार्ट यहां दे रखा है घर्षण के साथ, तो उसको अपन शेष को यहां बातें करेंगे, जिसमें अभिकेंद्रीय बल है, सड़क में करवट है, ये टॉपिक जो दे रखे हैं उसको अपन यहां पढ़ेंगे। वैसे वर्तुल गति एक जगह ही होता ज्यादा बेटर था, लेकिन इन्होंने 2 चैप्टरों के अंदर इसको बांट के दे रखा है, आधा हिस्सा वहां दिया हुआ है, आधा हिस्सा यहां दिया हुआ है। तो जो शेष बचा हुआ वर्तुल गति का पार्ट है उसको अपन अब यहां स्टडी करेंगे।
देखिए भाई, नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कंटेंट अपने पास वर्तुल, या इसे ही कह दीजिए आप वृत्तीय गति। देखिए, वृत्तीय गति की परिभाषा, वृत्तीय गति के गुणधर्म, ये सब अपन अध्याय 4 के अंदर पढ़ चुके हैं। इससे पहले के चैप्टर में सारी बातें अपन अच्छे से इसकी कर चुके हैं। यहां अपन जो उसकी शेष जो रिमेनिंग जो पार्ट था उसको अपन अब डिस्कस यहां करेंगे। अब वो पार्ट क्या है, एक तो है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या, आपने ध्यान हो तो चैप्टर नंबर 4 में अपन ने पढ़ा था अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण यानी कि केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण था, जिसको अपन ने AC = v²/r लिया था। अब न्यूटन के गति के अगर अपन द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम के अनुसार जब वो जो द्वितीय नियम अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा है F = ma, तो यानी कि अगर उस त्वरण को, अभिकेंद्रीय त्वरण को अगर द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो यहां मेरे पास ये जो बल बनेगा वो बल कहलाएगा अभिकेंद्रीय बल। तो यहां अपन सबसे पहले तो पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल के बारे में। तो देखो, वर्तुल गति है, वृत्तीय गति में जो अपनी इस बुक में लिख रखा है वो लिख रखा है अभिकेंद्रीय बल के बारे में। तो मैं यूं कह सकता हूं, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण नियत वेग v से स्मॉल r त्रिज्या के, यदि स्मॉल द्रव्यमान का कोई कण नियत चाल कहना पड़ेगा भाई, क्योंकि वेग तो उसका निरंतर बदल रहा है डायरेक्शन की वजह से। यदि स्मॉल द्रव्यमान का कोई कण नियत चाल स्मॉल v से स्मॉल r त्रिज्या के स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो उसका अभिकेंद्रीय त्वरण, तो उसका अभिकेंद्रीय त्वरण AC = v²/r होता है। ध्यान दो, इस फॉर्मूले के अपन डेरिवेशन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। यहां अपन अब इसे डायरेक्ट ही यूज करेंगे कि AC = v²/r, ये अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। अब इस त्वरण से गतिमान वस्तु की अगर बल की बात करें तो देखो, इस त्वरण से गतिमान, इस त्वरण से गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल, इस त्वरण से गतिमान कण कह दो, गतिमान इस त्वरण से गतिमान कण, कण पर लगने वाला बल न्यूटन के द्वितीय नियम से अपन निकाल सकते हैं। इस त्वरण से गतिमान कण पर, गतिमान कण पर लगने वाला बल, लगने वाला बल न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, कण पर लगने वाला बल न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या होगा भाई? द्वितीय नियम के अनुसार बल मैंने क्या मान लिया? Fc है भाई। ध्यान रखना, कैपिटल F तो मैंने लिया था संपर्क बल के लिए, और अभिकेंद्रीय बल के लिए स्मॉल f वाला यूज कर रहा हूं मैं। Fc = क्या हो जाएगा? MAC, यानी कि सेंटीमीटर फोर्स ले लिया है, सेंटीमीटर फोर्स, और ये एक्सेलरेशन हो गया। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से Fc = MAC से, यही तो फॉर्मूला होगा। अगर यही फॉर्मूला है तो देखिएगा,
एफ सी इज इक्वल टू एम, ए सी की वैल्यू क्या है वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये लो, ये अभिकेंद्रीय बल का अपने पास क्या आ गया, सूत्र आ गया। इस बल की जो दिशा होती है पथ के केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इस बल की दिशा पथ के केंद्र की ओर होती है। पथ के केंद्र की ओर होती है। इस बल की दिशा पथ के केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसे अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ये अभिकेंद्रीय बल की अपन ने परिभाषा दी। अब देखिए, अभिकेंद्रीय जो बल होता है सदैव ही पथ के केंद्र की ओर लगता है, सदैव पथ के केंद्र की ओर लगता है और वेग उसके लंबवत होता है, यानी कि इनके बीच का कोण क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। और किया गया कार्य, इसीलिए अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य सदैव क्या होता है, शून्य होता है। एक सामान्य क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो वो कार्य कितना लिया जाएगा, शून्य लिया जाएगा। तो देखो ये अपन नोट करें कि अभिकेंद्रीय बल सदैव पथ के केंद्र की ओर लगता है। सदैव पथ के केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्रीय बल सदैव पथ के केंद्र की ओर लगता है, जो कि क्षैतिज वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल सदैव पथ के केंद्र की ओर लगता है, जो कि क्षैतिज वृत्तीय गति में गति के अभिलंबवत रहता है। गति के अभिलंबवत रहता है, जिससे कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जिससे कार्य, आपको पता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। वैसे अपन ये टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन इतना सा तो अपन 9-10 की क्लास में पढ़ लेते हैं कि किया गया कार्य बल और विस्थापन यानी कि W = FS cos थीटा होता है। तो जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए, अभिकेंद्रीय बल सदैव पथ के केंद्र की ओर लगता है, जो कि क्षैतिज वृत्तीय गति में गति के अभिलंबवत रहता है, जिससे कार्य शून्य होता है। ये देखो, वैसे टॉपिक तो अपन वर्तुल वृत्तीय गति के नाम से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर पढ़ क्या रहे हैं अपन, अभिकेंद्रीय बल के बारे में। जैसा अपनी बुक में दिया हुआ है वैसा अपन जान रहे हैं। यानी अभिकेंद्रीय बल के नाम से हेडिंग अलग से होनी चाहिए थी, अभिकेंद्रीय त्वरण के साथ साथ, परंतु वहां अपनी बुक के अंदर इस तरह से नहीं है। जिस तरह से अपनी बुक के अंदर एनसीईआरटी में देखा है उसी क्रम को अपन फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जिससे कार्य क्या होगा, शून्य होता है। अब इसकी कुछ गुणधर्म और अपन जान ले अभिकेंद्रीय बल के। अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करने वाला जो बल होता है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल परिधि की ओर लगने वाला बल और अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगने वाला बल, यानी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है। तो देखिए अपन लिख दें अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करने वाला अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करने वाला
अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करने वाला बल जो है वो कैसा है? अभिकेंद्रीय बल है, सॉरी अपकेंद्रीय बल है। अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करने वाला बल अपकेंद्रीय। ध्यान रखना, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का सूत्र तो एक ही है, लेकिन दिशाएं परस्पर क्या है? विपरीत है। करने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल कहलाता है, जिसकी दिशा पथ के केंद्र से क्या होती है? दूर, या यूं कह सकते हैं किधर होती है? परिधि की ओर होती है। जिसकी दिशा पथ के केंद्र से दूर। पथ के केंद्र से क्या होती है? दूर होती है। देखो भाई, अब जो अपकेंद्रीय बल जो है, इस अपकेंद्रीय बल के अपन कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि दही से मक्खन निकालना या दूध से क्रीम निकालने की जो क्रिया होती है, उसके अंदर अपकेंद्रीय बल ही कार्यरत होता है, जिसकी वजह से कि वो एक सेंटर के अंदर जो मक्खन एक तरफ आ जाता है, एक तरफ सेपरेशन उनका हो जाता है। यानी पदार्थों के पृथक्करण में भी अपकेंद्रीय बल का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यानी पदार्थों के पृथक्करण के अंदर इसका क्या किया जाता है? उपयोग। अगर पूछा जाए दही से मक्खन निकालने में कौन सा बल कार्यरत होता है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अब अपन बात करें अभिकेंद्रीय बल की, जिसको कि अपन पढ़ रहे थे। देखो, अभिकेंद्रीय बल हमेशा दूसरे बल से ही प्राप्त होता है, इसका खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सदैव कैसे प्राप्त होता है? दूसरे बल से। सिंपल से एग्जांपल देखो, जैसे परमाणु के अंदर, परमाणु में परमाणु नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को परिक्रमा करने के लिए जो आवश्यक बल चाहिए होता है, वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो उसको परिक्रमा करने के लिए आवश्यक जो बल चाहिए होता है वृत्ताकार पथ पर, उस बल की प्राप्ति उसे किससे होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर किसी डोरी से बांध के अपन पत्थर को घुमाते हैं, तो उसमें इस बल की प्राप्ति किससे होती है? तनाव बल से। तो अपन ये पॉइंट और इसका लिखते हैं। देखिए, मैं एक पॉइंट और लिख दूं। जो अभिकेंद्रीय बल है, एक ग्राही बल होता है। अभिकेंद्रीय बल ग्राही बल होता है। अभिकेंद्रीय बल कैसा होता है? ग्राही बल होता है, जो किसी वस्तु द्वारा अन्य बल से प्राप्त किया जाता है। जो किसी वस्तु द्वारा, अभिकेंद्रीय बल ग्राही बल होता है जो किसी वस्तु द्वारा अन्य बल से प्राप्त किया जाता है। अन्य बल से प्राप्त किया जाता है। जैसे अब इसके अपन एग्जाम्पल्स देखें। जैसे नंबर 1, पहला एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं क्षैतिज वृत्तीय सड़क पर। ये अपन को इसके अंदर पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो यही पढ़ेंगे
कि क्षैतिज वृत्तीय सड़क पर जब कोई वाहन गति करता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है? सड़क और पहियों के बीच लगने वाले घर्षण बल से। तो देखिए नंबर फर्स्ट, क्षैतिज वृत्तीय सड़क पर वाहन की सुरक्षित गति के लिए क्या कह रहे हैं अपन? क्षैतिज वृत्तीय सड़क पर, क्षैतिज वृत्तीय सड़क पर वाहन की सुरक्षित गति, क्षैतिज वृत्तीय सड़क पर वाहन की सुरक्षित गति के लिए, क्षैतिज वृत्तीय सड़क पर वाहन की सुरक्षित गति के लिए घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। गति के लिए घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। नंबर सेकेंड, दूसरी अपन एग्जांपल की बात करें डोरी से बंधी वस्तु की। डोरी से बंधी वस्तु की क्षैतिज वृत्तीय गति में, वस्तु की क्षैतिज वृत्तीय गति में, डोरी से बंधी वस्तु की क्षैतिज वृत्तीय गति में डोरी का तनाव बल, डोरी का तनाव बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तीसरी अपन बात करें कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। देखो परमाणुीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा हेतु, परमाणुीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा हेतु अपन कह सकते हैं परमाणुीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा हेतु। इस लाइन को एक बार थोड़ा सा फिर से लिखें ताकि अक्सर की सिमिलरिटी रहे। देखो परमाणु में परमाणुीय नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को परिक्रमा करने हेतु, परमाणु में परमाणुीय नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन को परिक्रमा करने हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल,
इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। चलो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। देखो, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये अपन ने अभिकेंद्रीय बल के कुछ एग्जांपल्स अपने देख लिए हैं। इनमें से ध्यान रहे क्षैतिज वृत्तीय सड़क पर वाहन की गति, ये अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो अपनी बुक में दे रखा है। डोरी से बंधी वस्तु की गति, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी बुक में इसको दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन जिस समय अपन सोल्व करेंगे वहीं उस चीज को डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन अपन को करना इस चैप्टर के अनिवार्य है। जो अनसोल्व क्वेश्चन है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके टॉपिक तो अपनी बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि वहां उसकी जो थ्योरी क्लियर होगी वो वहीं क्लियर होगी। उस क्वेश्चन के साथ ही उस कॉन्सेप्ट को अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो यहाँ दो टॉपिक अपने 11th के हैं और ये दोनों टॉपिक आपके 12th क्लास में आएंगे। परमाणु वाला आएगा 12th में, और ये जो 4th टॉपिक है ये आपके 11th में 8वां जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, वहां आपके ये काम आ जाएगा। यानी एक टॉपिक केवल 12वीं का है, बाकी तीनों टॉपिक आपके 11वीं के हैं, जिसके अंदर से ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला सड़क वाला, ये अपन अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसको अपन अब समझेंगे कि ये है क्या। तो देखो, अभिकेंद्रीय बल अपन ने जान लिया, समझ लिया। अब अपन पढ़ेंगे समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति, या यूं कह सकते हैं समतल सड़क पर कार की गति। भाई बुक में वाहन की जगह कार कह रखा है और पथ की जगह क्या कह रखा है, उसमें सड़क कह रखा है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन उसे पढ़ने जा रहे हैं। आप इसे एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।